अब हम भारत के उस उद्योग का विश्लेषण करेंगे जिससे निकलने वाला लालच का धुआं भारत के समाज को लगातार बीमार कर रहा है। इस उद्योग का नाम है दहेज और भारत के ज़्यादातर परिवार दहेज उद्योग से जुड़े हुए हैं, वो दहेज उद्योग में पार्टनर हैं। भारत में हर साल 1 करोड़ शादियां होती हैं और इनमें से 95% में किसी न किसी रूप में और किसी न किसी रकम में के रूप में दहेज दिया जाता है और लिया जाता है। भारत में औसतन एक शादी में दहेज की रकम की शुरुआत 2 से 3 लाख रुपए के बीच होती है। छोटी से छोटी शादी भी अगर होगी तो भी 2 से 3 लाख रुपए का दहेज तो मांग ही लिया जाता है और ये 2 से 3 लाख से 2 से 3 करोड़ रुपए तक जा सकता है। यानी हमारे देश में दहेज 2 लाख से लेकर 2 करोड़ तक जा सकता है और जो ऊपर जैसे ही आप समाज के अमीर खानदानों में जाएंगे तो ये रकम और बढ़ती जाती है, 2 से 5 करोड़ क्या 50 करोड़ तक भी जा सकती है। यानी भारत में दहेज वाला ये उद्योग कुछ नहीं तो कम से कम 5 से 10 लाख करोड़ रुपए का है। अगर आप इस रकम को जोड़ लें एक दूसरे से, मान लीजिए 1 करोड़ शादियां एक साल में होती हैं और एक शादी में अगर 5 लाख या 3 लाख रुपए का दहेज भी लिया जाता है तो उसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 10 लाख करोड़ रुपए की रकम आएगी। ये जो रकम है जो आपकी स्क्रीन पर है ये भारत के रक्षा बजट से भी ज्यादा है। भारत का रक्षा बजट अभी 3.5 लाख करोड़ का है। भारत में देश की रक्षा करते हुए हर साल औसतन 1,500 सैनिक शहीद होते हैं, लेकिन दहेज पर रक्षा बजट से भी ज्यादा खर्च करने वाले इस देश में 7,500 महिलाएं दहेज के लालचियों के हाथों में मार दी जाती हैं। इतना ही नहीं, भारत का स्वास्थ्य बजट 2.25 लाख करोड़ रुपए और शिक्षा बजट सिर्फ 93,000 करोड़ रुपए है। यानी भारत शिक्षा पर हजारों करोड़ रुपए खर्च करके भी लोगों को दहेज के खिलाफ जागरूक नहीं कर पाता है। और अब भारत का सबसे शिक्षित राज्य केरल इस लालच का नया केंद्र बन चुका है। इसलिए अगर आप ऐसा सोचते हैं कि पढ़े लिखे लोग जो हैं वो पढ़ लिखने के बाद ज़्यादा जागरूक हो जाते हैं और वो दहेज नहीं लेते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है और ये गलतफहमी हम आपको केरल से दूर करेंगे, क्योंकि केरल को हमारे देश का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा राज्य माना जाता है। केरल में एक ही राज्य में पिछले दिनों कई महिलाओं को दहेज की वजह से मार डाला गया। केरल में साक्षरता दर 96% से ज़्यादा है, जबकि पिछले महीने ही वर्ल्ड बैंक द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 1960 से वर्ष 2008 के बीच केरल में दहेज की रकम में 400% की वृद्धि हुई है। यानी जितनी तेजी से केरल के लोग साक्षर नहीं हुए उससे कहीं ज़्यादा तेजी से लोग दहेज के लालची बन गए। अब स्थिति यह है कि आज केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को भी इस दहेज उत्पीड़न के खिलाफ उपवास रखना पड़ा। केरल में दहेज उत्पीड़न का सबसे ताजा और सबसे चर्चित मामला 24 साल की एक लड़की विस्मया का है। विस्मया पेशे से एक डॉक्टर थी और विस्मया की शादी पिछले साल केरल के कोल्लम जिले में रहने वाले 30 वर्ष के एक लड़के किरण कुमार से हुई थी। लेकिन पिछले महीने संदेहास्पद परिस्थितियों में इस 24 वर्ष की महिला की मौत अपने ससुराल में हो गई। मौत से 2 दिन पहले ही विस्मया ने अपने परिवार को एक मैसेज भेजा और जानकारी दी कि दहेज की वजह से उसके साथ मारपीट हो रही है। इस महिला ने अपने घर वालों को वो तस्वीरें भी भेजी जिसमें उसके शरीर पर चोट के निशान साफ साफ दिख रहे थे। आरोपों के मुताबिक विस्मया का पति उस पर और उसके परिवार पर दहेज का दबाव बना रहा था और वो शादी के बाद कम से कम 5 बार इस महिला के साथ बुरी तरह से मारपीट कर चुका था। विस्मया का परिवार दहेज के रूप में किरण कुमार को 800 ग्राम सोना, कुछ एकड़ जमीन और एक महंगी लग्जरी गाड़ी पहले ही दे चुका था, लेकिन इसके बाद भी वो लगातार और पैसों की मांग करते रहे। विस्मया का पति खुद पेशे से केरल के मोटर वाहन विभाग में एक अच्छे पद पर तैनात है और काफी पढ़ा लिखा है, लेकिन अब उस पर दहेज के लिए अपनी पत्नी की हत्या का आरोप है और वो इस समय जेल में है। तो इस लड़के की तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो सोशल मीडिया पर, और वैसे तो ये लड़का आपको एक हीरो की तरह दिखाई देगा, एक नायक की तरह दिखाई देगा। दूर से देखकर कोई भी लड़की ये सोचेगी कि उसका पति शायद ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन जब विस्मया ने इस लड़के से शादी की तब उसे पता चला कि इस लड़के के असली विचार क्या हैं।
आप विस्मय की शादी की तस्वीरें देख चुके हैं। ये तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि वो शादी के दौरान कितनी खुश रही होगी। इन तस्वीरों को देखकर नहीं लगता कि इस महिला को इस बात का जरा सा भी अंदाजा तब होगा कि शादी के बाद उसके साथ क्या होने वाला है और उसका जीवन नर्क में बदल जाएगा। केरल में सिर्फ दहेज के लोभियों की संख्या और उनका लालच ही नहीं बढ़ा, बल्कि केरल में दहेज की वजह से होने वाली मौतों की संख्या भी बढ़ी है। ये तो हमने एक केस स्टडी आपको बताया विस्मय के बारे में, लेकिन केरल में ऐसी बहुत सारी विस्मय हैं जिनके साथ यही हुआ। केरल में पिछले 5 वर्षों में 66 महिलाओं की हत्याएं दहेज की वजह से हो चुकी हैं, जबकि इस दौरान दहेज उत्पीड़न के 15,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। सोचिए, एक ही राज्य में 15,000 मामले 5 साल में। केरल में 1960 के दशक में हर शादी में औसतन 20,000 रुपए दहेज दिया जाता था और 2008 आते आते ये बढ़कर 80,000 रुपए हो गया। और जाहिर है अब 13 साल बाद दहेज की ये औसत रकम कई गुना और भी बढ़ चुकी होगी। विस्मय के परिवार ने दहेज में करीब 40 लाख रुपए का सोना दिया था, लाखों रुपए की जमीन दी थी और 15 लाख रुपए की गाड़ी भी दी थी। पूरे भारत की तरह केरल में भी दूल्हे के प्रोफाइल के हिसाब से उसका रेट तय है। दूल्हा अगर आईएएस अफसर है या बड़ा सरकारी अफसर है तो दहेज की रकम 1 से 2 करोड़ के बीच हो सकती है। दूल्हा अगर दुबई में व्यवसाय करता है, अच्छी नौकरी करता है, तो यह रकम 50 लाख से 1 करोड़ के बीच हो सकती है। 1 लाख रुपए महीना कमाने वाले दूल्हे का परिवार भी आजकल दहेज में 30 से 40 लाख रुपए मांग लेता है। केरल में 55% हिंदू, 26% मुस्लिम और 18% ईसाई रहते हैं, लेकिन वहां इन सभी समुदायों में दहेज की प्रथा बहुत आम है और एक जैसी है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि केरल में चाहे आपका रिलीजन यानी आपका धर्म कुछ भी हो, सब लोग शादी में दहेज चाहते हैं और उसका नाम कुछ भी दिया जाए। हम यहाँ आपको आज यही बता रहे हैं कि ये अलग अलग धर्मों के लोग सिर्फ दहेज का नाम लेकर दहेज नहीं लेते, उसे अलग अलग नाम दे देते हैं। अगर दूल्हा सीरियन ईसाई है तो उसके लिए लड़की के घर वाले 30 लाख रुपए तक का दहेज देते हैं। मुस्लिम समुदाय में भी अगर दूल्हा गल्फ के किसी देश में नौकरी कर रहा है तो उसके घर वाले भी लड़की वालों से लाखों रुपए का दहेज मांगते हैं। ये आंकड़े हमने केरल के अलग अलग स्थानीय अखबारों और वहां छपने वाली मीडिया रिपोर्ट से हासिल किए हैं। आज हमने वहां जो भी छपा है पिछले कुछ महीनों में और वर्षों में, वो सारी रिपोर्ट्स हमने पढ़ी, उनको एक साथ इकट्ठा किया और ये जानने की कोशिश की कि केरल में चल क्या रहा है। और ये जो दहेज की जो रेट लिस्ट हमने आपको दिखाई है, ये उसी डेटा के आधार पर है। 24 वर्ष की विस्मय की जान तो दहेज की वजह से चली गई, लेकिन अब उसके भाई ने तमाम लोगों से अपील की है कि वो दहेज के खिलाफ आवाज उठाएं और एक खाते कमाते व्यक्ति, लालच की वजह से अपनी बहन को गंवाने वाला भाई आज पूरे देश से क्या कहना चाहता है, आप सबको सुनना चाहिए। Last May 31st, only my sister's marriage had happened. Just 1 year back, and June 21st, few days back, she found hanging in her husband's home. Because of this dowry, she has been brutally harassed by his husband. Last July only we came to know she has been physically harassed by her husband. We give around 50 lakhs worth gold, 12 lakhs worth Toyota Yaris car, and 1.25 acres of land as a dowry. We Keralites, we are much educated. Our literacy percent is 95 plus, and still our society we are facing this issue. Because of that issue only, I lost my sisters. She shared so many pictures. She said how she is brutally harassed. And last 1.5 months, she never said, or she is afraid to say what are the things she faced in his husband's home, and she hide all the things from us. And we still believe she will not commit suicide. And still we have fought for this case, and still we have full trust on the police and the judiciary, like we will be getting the justice. Please, I'm begging to all the community, the system will not be changing. The dowry system will not be changing. But if you're facing any trouble because of this dowry, just open the mouth to your parents. They can help you, which my sister can't. She hide all the things from us. Please, I'm begging to the society, please make this
as a campaign, say no to dowry, say no to this harassment. विस्मया के साथ जो कुछ हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता है, और विस्मया के परिवार से हमने ही संपर्क किया था, और विस्मया का जो भाई है, जो भी आपके साथ बात कर रहा था, आपको ये संदेश दे रहा था, विस्मया के भाई ने हमें ये कहा कि वो चाहता है कि दहेज के खिलाफ एक कैंपेन चलाया जाए, और हम इसमें विस्मया के परिवार की मदद कर रहे हैं, और इसमें हम आपका समर्थन चाहते हैं। विस्मया के साथ जो हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता है, और उसका भाई जो आपने देखा वो किसी भी भाई की बहन के साथ हो सकता है, आपकी बेटी के साथ भी हो सकता है। इसलिए आपको इस कैंपेन में शामिल होना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि अब हमारे देश से ये दहेज प्रथा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए, वरना इस तरह की दुर्घटनाएं आपको अक्सर देखने को मिलती रहेंगी। इसलिए ये जो भाई है, अभी जो आपने देखा, इस भाई की बातों को ध्यान से देखिए, सुनिए, इसके चेहरे को ध्यान से देखिए और इस दुख को समझने की कोशिश कीजिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, जो युवा शादी के लिए दहेज की शर्त रखता है वो न सिर्फ अपनी शिक्षा बल्कि अपने देश को भी ठोकर मारने का काम करता है, और यह महिलाओं का सबसे बड़ा अपमान है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि हमने राष्ट्रपिता के बारे में जो कुछ पढ़ा और उनके विचारों को जो पढ़ा, वो सिर्फ हमने स्कूलों में पढ़ा, कॉलेजों में पढ़ा, और वो इसलिए पढ़ा क्योंकि परीक्षाओं में हमसे ये पूछा जाएगा, और इसीलिए पढ़कर हम भूल भी गए। अब केरल के ही कई युवा महिलाओं के इस अपमान के खिलाफ ये युवा महिलाएं खड़ी हो गई हैं। इतना ही नहीं, आज केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने भी दहेज प्रथा के खिलाफ एक दिन का उपवास रखा। आज हमने उनसे भी बात की और इस मामले पर जी न्यूज़ से खास बातचीत उन्होंने की है, और कहा है कि जब तक हर व्यक्ति दहेज के खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा, तब तक इस प्रथा को जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता। हमारा निश्चय होना चाहिए, हमारा ध्येय होना चाहिए कि इस चेतना को हम उस स्तर पे ले जाएं जहां पड़ोसी भी ये सवाल करे और कहे कि अगर अगर डाउरी मांगी जा रही है, अगर वो दूसरा पक्ष जो है वो उसके लिए मुंह खोल के बात कर रहा है, तो फिर ऐसी शादी भी नहीं होनी चाहिए। लड़की को सबसे पहले ना कह देना चाहिए, और अगर ऐसी शादी होती है तो हम इस शादी में शरीक नहीं होंगे। डिग्री देने से पहले हर छात्र को एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी, एक बॉन्ड भरना पड़ेगा कि मैं ना तो जहेज दूंगा, ना जहेज मांगूंगा, ना मैं जहेज का जो अपराध है इसमें किसी भी प्रकार से शामिल होऊंगा। तो अब ये इससे एक मानस बनेगा। फिर हम अब सारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को, चाहे वो एमपी हों, एमएलए हों, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के, टाउन एरिया के मेंबर हों, जिन्हें जनता ने चुना है, उनसे हम एक अनुरोध कर रहे हैं कि आपको जहां कहीं शादी के लिए कोई निमंत्रण मिले तो आप अपने सूत्रों से जानकारी करिए कि क्या इसमें जहेज मांगा गया है और उसी के मुताबिक दिया गया है, कुछ सौदेबाजी हुई है। अगर ऐसा है तो आप ऐसी शादी में जाने से मना कर दीजिए और पब्लिकली कहिए कि इसलिए हम नहीं जा रहे इस शादी में क्योंकि यहाँ जहेज की मांग की गई है और उसके लिए जहेज दिया गया है। हम भले ये फिगर दें कि यहाँ पे ये कम हैं ऐसे केसेस, लेकिन वो एक केस को भी इस प्रदेश के लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मुझे विश्वास है कि इस वक्त जो केरला में माहौल बन रहा है, आने वाले दिनों में कोई भी शादी जिसके बारे में लोगों को ये आभास हो जाएगा कि यहाँ जहेज मांगा गया है, डिमांड की गई है, लोग, मुझे पक्का यकीन है कि पड़ोसी भी ऐसी शादी में जाने से मना कर देंगे। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के केरल, पंजाब, गुजरात और हरियाणा जैसे राज्यों में दहेज की रकम पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ी है, जबकि ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे राज्यों में लोग पहले के मुकाबले अब दहेज कम मांग रहे हैं। ये ग्राफ के जरिए आप इस बात को समझिए, और यहां आप ये देख पाएंगे कि धर्म के अनुसार दहेज का ट्रेंड क्या है। हैरानी की बात यह है कि दहेज मांगने के मामले में भारत के किसी भी धर्म के लोग पीछे नहीं हैं। दहेज सबको अच्छा लगता है, चाहे धर्म कोई भी हो।
आमतौर पर यह माना जाता है कि सिखों और ईसाइयों में दहेज की प्रथा नहीं होती, लेकिन इन आंकड़ों के मुताबिक पिछले कुछ दशकों में इन्हीं दो समुदायों में दहेज की मांग सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ी है। भारत में हर साल 1 करोड़ शादियां होती हैं और इन पर 3,75,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, लेकिन इतना पैसा खर्च करने के बाद भी भारत में हर दिन 21 महिलाओं को दहेज की वजह से मार दिया जाता है। हर रोज 21 महिलाएं मर जाती हैं, यानी भारत में हर घंटे दहेज हत्या की एक घटना होती है। हर घंटे में एक महिला कहीं ना कहीं मारी जाती है। और यह हाल तब है जब भारत में वर्ष 1961 से ही दहेज मांगना गैर कानूनी है, यह अपराध है। हालांकि 1984 में इस कानून में बदलाव करके दूल्हा और दुल्हन को मिलने वाले तोहफों को इससे बाहर कर दिया गया और आज इन्हीं गिफ्ट्स की आड़ में लाखों रुपए के दहेज का लेन देन किया जाता है। सब कुछ लीगली होता है, कानूनन। यह स्थिति तब है जब आईपीसी की धारा 498A के तहत दहेज लेने वाले अपराधियों को कड़ी सजा देने का प्रावधान है और इसके तहत दोषी को 10 साल तक की सजा हो सकती है। और कई जगह यह भी देखा गया है कि यह जो कानून है इसका दुरुपयोग भी होता है बहुत जगह। दहेज उत्पीड़न के जो मामले कोर्ट पहुंचते हैं उनमें से सिर्फ 15% में ही महिलाओं के पक्ष में फैसला आता है। भारत के एक एनजीओ की रिपोर्ट कहती है कि बेटियों की शादी करने के लिए भारत के 60% परिवार बैंक या दूसरे माध्यमों से कर्जा लेते हैं। फिर भी भारत में हर साल 7,500 महिलाओं को दहेज के लिए उनकी हत्या कर दी जाती है। भारत में एक पिता अपनी बेटी भी गंवा देता है और अपनी जमीन जायदाद भी। फिर भी दहेज के लिए महिलाओं के शोषण में कमी नहीं आती। वो इसलिए है क्योंकि हमारे देश में अब शादी कई जगहों पर एक बिजनेस बन चुकी है। शादी एक व्यापार की तरह होती है, शादी एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह होती है। जैसे दो पार्टियां आपस में एक डील करती हैं साइन, उस तरह से होती है और उसमें एक व्यापार की तरह ही लेन देन की बात भी की जाती है। और इसीलिए हमने कहा कि दहेज अब एक उद्योग बन चुका है। हैरानी की बात यह है कि भारत में दहेज प्रथा की शुरुआत कब हुई, इसकी ठीक से कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, जबकि दुनिया के दूसरे देशों में इसकी शुरुआत के पुख्ता प्रमाण उपलब्ध हैं। उदाहरण के लिए 3 से 4 हजार पुरानी बेबीलोन सभ्यता में दहेज लिए जाने के सबूत मिलते हैं। इसके अलावा प्राचीन ग्रीस और यूरोप में भी लड़की के परिवार को दहेज देना पड़ता था। प्राचीन रोम में लड़की का परिवार अपना घर गिरवी रखकर दहेज का इंतजाम करता था और जो परिवार बहुत गरीब होते थे उनकी बेटियों को शादी की इजाजत ही नहीं दी जाती थी क्योंकि वो पैसा नहीं दे सकते थे। जबकि भारत के इतिहास का अध्ययन करने वाले मानते हैं कि प्राचीन भारत में दहेज जैसी कोई प्रथा थी ही नहीं। ऐतिहासिक सबूतों के मुताबिक 20वीं सदी की शुरुआत तक भारत में लड़की का परिवार नहीं बल्कि लड़के का परिवार दहेज देता था और इस वजह से वो युवा अविवाहित रह जाते थे जो बहुत गरीब होते थे। यानी जो गरीब परिवारों के लड़के होते थे उनकी शादियां ही नहीं होती थी। भारत के इतिहास पर काम करने वाले एक जर्मन इतिहासकार माइकल विट्जल के मुताबिक वैदिक भारत में दहेज की प्रथा थी ही नहीं। उनका यह भी दावा है कि प्राचीन भारत में महिलाओं को अपने पिता की संपत्ति में पूरा हक मिलता था। ग्रीस के इतिहासकार एरियन ने भारत पर सिकंदर के आक्रमण का इतिहास लिखने के दौरान इस बात का जिक्र किया कि उस जमाने में भारत में किसी भी लड़की का विवाह इस आधार पर नहीं होता था कि उसके पिता के पास देने के लिए कितना पैसा है, कितना दहेज दे सकते हैं। मशहूर लेखिका और न्यूयॉर्क की सिटी यूनिवर्सिटी में इतिहास की प्रोफेसर वीना तलवार ओल्डनबर्ग की एक किताब है जिसका नाम है डाउरी मर्डर, द इंपीरियल ओरिजिन्स ऑफ अ कल्चरल क्राइम। इसमें वो लिखती हैं कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले भी दहेज प्रथा थी, लेकिन तब दहेज इसलिए दिया जाता था ताकि महिलाएं शादी के बाद भी किसी दूसरे पर निर्भर ना रहें। लेकिन जब अंग्रेजों ने जमीन से जुड़े कानूनों में बदलाव किए और इसके तहत सिर्फ पुरुष ही जमीनों के मालिक बन सकते थे, इससे पहले सारी जमीनें राजा के नाम हुआ करती थी। इसके बाद लोगों को जमीन का मालिकाना हक तो मिल गया, लेकिन इन जमीनों पर अंग्रेजों ने कई तरह के टैक्स लगा दिए। इससे लोग कर्ज में डूबने लगे और जो महिलाएं किसी जमाने में पुरुषों की संपत्ति में बराबर की हिस्सेदार हुआ करती थी, वो धीरे धीरे पुरुषों पर निर्भर होती चली गई और पुरुष कर्ज चुकाने के लिए दहेज की मांग करने लगे। यानी जाते जाते अंग्रेज भारत को एक तरह से दहेज के जाल में फंसा गए और अंग्रेजों की दी गई कई दूसरी प्रथाओं की तरह इस प्रथा से भी भारत खुद को अलग नहीं कर पाया। इसलिए अब भारत को दहेज की वैक्सीन के खिलाफ एक बूस्टर डोज की जरूरत है। यानी जाते जाते अंग्रेज भी किसी शादी में जाएं तो पहले ही, यानी आप अगर किसी शादी में जाएं तो आपको क्या करना चाहिए?
आज हम आपको ये बताना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये भी बताते हैं कि हमारे यहाँ संस्कारों में जब लड़की के परिवार के लोग शादी में कुछ देते थे तो उसे स्त्री धन कहा जाता था, और वो स्त्री का अपना धन हुआ करता था, और उसे दहेज का नाम नहीं बल्कि स्त्री धन कहा जाता था। और वो इसीलिए, जैसा हमने आपको बताया, कि वो स्त्री शादी के बाद किसी और पर निर्भर ना रहे। और ये कहा जाता था कि जो भी उस स्त्री धन को अपनाएगा या उसे लेगा उसे पाप लगेगा, यानी ये लेना अनैतिक माना जाता था। वो स्त्री धन सिर्फ स्त्री के पास ही रहेगा। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने उस स्त्री धन को हड़पना शुरू कर दिया, और वो स्त्री धन कैसे दहेज बन गया किसी को पता ही नहीं चला। ये एक सामाजिक बुराई है और समाज ही इसे ठीक कर सकता है, क्योंकि हमारे देश में कानून तो पहले से ही बहुत हैं। तो अगर कानून बनाने से ही दहेज समाप्त होता तो अब तक हो ही गया होता। इसका मतलब यह है कि कानून से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, समाज को ही अपने आप इस प्रथा को हटाना पड़ेगा। तो आप शुरुआत कैसे कर सकते हैं? एक छोटी शुरुआत ये हो सकती है कि अब आप जब भी आपको किसी शादी में कोई निमंत्रण आए और कोई शादी में आपको इनवाइट करे, तो आपको सबसे पहले ये पूछना चाहिए कि उस शादी में दहेज का लेन देन तो नहीं हो रहा, और अगर हो रहा है तो आपको उस शादी में जाने से बचना चाहिए। अगर समाज ने ये करना शुरू कर दिया तो दहेज धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। और यहाँ पर आपको ये भी देखना होगा कि बहुत सारे परिवार ये कहेंगे कि हम तो दहेज में विश्वास नहीं रखते, ना लेते हैं ना देते हैं, लेकिन गिफ्ट्स लेने में हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। और अगर लड़की के परिवार वाले अपनी लड़की को कुछ देना चाहते हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? ऐसे तमाम तर्कों से बचिए और इन पर विश्वास मत कीजिए।